आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, उस हिस्से में जहां हमारी आजादी की गारंटी दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के इस पूरे फ्रीडम क्लस्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, और 1947 में जब देश आजाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो आजादी के मतलब में क्या फर्क आया, और सबसे जरूरी बात, क्या ये आजादी अनलिमिटेड है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन पर चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। सुनने में तो दोनों ही आजादी की तारीखें लगती हैं, लेकिन इन दोनों में मतलब बुनियादी फर्क क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। 1947 में देखिए सत्ता का ट्रांसफर हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई और पावर भारतीय नेताओं के हाथ में आ गई। लेकिन वो आज़ादी एक राजनीतिक स्थिति थी। 1950 में संविधान ने उस आज़ादी को हर एक नागरिक का हक बना दिया, एक कानूनी गारंटी। अब आज़ादी सरकार का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार थी जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इसी गारंटी से जन्म हुआ अनुच्छेद 19 से 22 के इस स्वतंत्रता के समूह का। अच्छा। और अनुच्छेद 19 को तो संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हमारे सोर्सेज में इसे एक स्पाइनल कॉर्ड की तस्वीर से दिखाया भी गया है। इसमें जो 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं, वो क्या सिर्फ एक लिस्ट है या इनके क्रम में भी कोई गहरा मतलब छिपा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले बोलने की आजादी आती है, फिर लोग जमा होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाता है। वो मानते थे कि एक नागरिक का लोकतांत्रिक जीवन एक विचार से शुरू होता है, जिसे वो अनुच्छेद 19 एक ए के तहत व्यक्त करता है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब वो विचार लोगों को पसंद आता है, तो वे बी के तहत शांति से इकट्ठा होते हैं। वो जमावड़ा जब एक मकसद के लिए संगठित होता है, तो सी के तहत एक एसोसिएशन या संघ बनता है। अच्छा। वो संगठन अपनी बात फैलाने के लिए डी के तहत देश में कहीं भी घूमता फिरता है, ई के तहत कहीं भी बस जाता है, और आखिर में अपना जीवन चलाने के लिए जी के तहत कोई पेशा या व्यापार करता है। तो ये एक पूरी लोकतांत्रिक जिंदगी का नक्शा है, सिर्फ अधिकारों की लिस्ट नहीं। वाह! इस तरह से देखने पर तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक नागरिक के सफर की कहानी है। लेकिन आपने कहा कि सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब इन अधिकारों पर कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। संविधान हमें अधिकार देता है, तो साथ में जिम्मेदारियां भी। जैसे सभा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होनी चाहिए। आप ट्रैफिक जैम करके सभा नहीं कर सकते। इसी तरह देश में कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी पर भी उचित प्रतिबंध है। जैसे आम लोगों के हित में या किसी आदिवासी क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए वहां बाहरी लोगों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है। संतुलन बहुत जरूरी है। और इसमें एक 7वीं स्वतंत्रता भी तो थी, संपत्ति वाली, जो अब इस लिस्ट में नहीं है। उसे क्यों हटाया गया? हाँ, पहले अनुच्छेद 19 एक ए में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। वजह ये थी कि सरकार को विकास के कामों जैसे सड़कें या बांध बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी, और ये अधिकार आड़े आ रहा था। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है? फर्क यह है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कानूनी अधिकार के लिए आपको निचली अदालतों से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। और एक बात और, अनुच्छेद 19 के ये अधिकार सिर्फ सरकार या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ मिलते हैं, किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 हमें इकट्ठा होने, घूमने और संघ बनाने जैसे अधिकार देता है। लेकिन इन सब की शुरुआत तो एक विचार से होती है, जिसे हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद इसीलिए अनुच्छेद 19 एक ए यानी बोलने की आजादी को इतना अहम माना जाता है। इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या सिर्फ बातें करना ही इसमें आता है? नहीं नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसे और भी फैलाया है। इसमें बोलना, लिखना, छापना, पेंटिंग बनाना, फिल्में बनाना, सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि झंडा फहराना भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। अच्छा। और तो और चुप रहने का अधिकार भी इसी का हिस्सा है।
जैसे आप राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो सकते, लेकिन कोई आपको गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। प्रेस की आज़ादी और जो हमारा आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून है, उसकी जड़ें भी इसी अनुच्छेद में है। सवाल पूछना भी तो अभिव्यक्ति का एक रूप है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर हर कोई कुछ भी बोलने के लिए आजाद है, तो समाज कैसे चलेगा? इसकी कोई सीमा तो होगी? बिल्कुल, यहीं पर अनुच्छेद 19(2) आता है जो उचित प्रतिबंधों की बात करता है। ये अधिकार असीमित नहीं है। सरकार 8 आधारों पर इस पर रोक लगा सकती है, जैसे देश की सुरक्षा और संप्रभुता, दूसरे देशों से दोस्ती, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मानहानि या अदालत की अवमानना। हाँ, वो मशहूर कहावत है ना। हाँ, इसे उस मशहूर कहावत से समझ सकते हैं कि आपको अपना हाथ घुमाने की आज़ादी वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। सही बात है। आपकी आज़ादी किसी और के अधिकारों या देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 नागरिक को समाज में एक्टिव होने के अधिकार देता है। लेकिन अब उस अधिकार पे आते हैं जो शायद हर इंसान के वजूद से जुड़ा है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन कहते हैं कि ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। ये सच है। इसकी भाषा बहुत सरल है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब है एक गरिमापूर्ण जीवन। और इस एक शब्द गरिमा ने इस अनुच्छेद का दायरा, आप कह सकती हैं, असीमित कर दिया है। हमारे सोर्सेज में एक पेड़ की तस्वीर है जिसकी कई शाखाएं हैं, वो बिल्कुल सटीक है। आज इस अनुच्छेद में अच्छी सेहत का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी शामिल है। और हमारे सोर्सेज में मेनका गांधी केस का जिक्र है, जिसके बाद विदेश जाने के अधिकार को भी इसी का हिस्सा माना गया। और हाल ही में पुट्टा स्वामी केस के बाद निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार बन गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ खुद को बदलता है। जब संविधान लिखा गया था, तब किसी ने डेटा प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज ये एक बड़ी जरूरत है। निजता के अधिकार का मतलब है कि आपके शरीर, आपके घर और आपकी निजी जानकारी पर आपका हक है। सरकार उसमें बेवजह दखल नहीं दे सकती। सही है। इसी विकास की एक और कड़ी है अनुच्छेद 21(a) यानी शिक्षा का अधिकार। इसे 2002 में 86वें संशोधन से जुड़ा गया, क्योंकि एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। तो हमारे पास जीने, बोलने, घूमने की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन अगर किसी पर कोई जुर्म करने का आरोप लग जाए, तब क्या? क्या तब उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? राज्य की ताकत के सामने एक आम इंसान के पास क्या सुरक्षा है? यहीं पर अनुच्छेद 20 और 22 एक शील्ड की तरह काम करते हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसका मूल सिद्धांत है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए, वो निर्दोष है। ये हमें सरकार की मनमानी सजा से बचाता है। इसमें 3 बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ, ये 3 बातें थोड़ी टेक्निकल लगती हैं। चलिए एक-एक करके समझते हैं। पहली है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त अपराध नहीं था। मान लीजिए आज सरकार नियम बनाती है कि रात 10 बजे के बाद घर से निकलना अपराध है, तो वो आपको पिछले हफ्ते रात 11 बजे बाहर होने के लिए सजा नहीं दे सकती। अच्छा, कानून पीछे जाकर लागू नहीं हो सकता। समझ गया। और दूसरा है नो डबल जेपडी। ये तो फिल्मों में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। अगर अदालत ने आपको किसी केस में एक बार सजा दे दी या बरी कर दिया, तो उसी केस के लिए आप पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर न करना। ये तो बहुत जरूरी लगता है। ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको ये कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि आपने ही जुर्म किया है। इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अदालत में सबूत नहीं माना जाता, जब तक कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने न दिया गया हो। ये आरोपी को टॉर्चर से बचाता है। ठीक है।
तो अनुच्छेद 20 तब बचाता है जब किसी को दोषी ठहराया जा रहा हो, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त क्या अधिकार होते हैं? इसके लिए अनुच्छेद 22 है, जिसमें दो तरह की हिरासत की बात की गई है, दंडात्मक और निवारक, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? हाँ, इसे सरल करते हैं। दंडात्मक हिरासत यानी पनिटिव डिटेंशन वो है जो हम आमतौर पर देखते हैं। किसी ने जुर्म किया, उस पर केस चला और सजा के तौर पर उसे जेल में रखा गया। इसका मकसद सजा देना है। लेकिन निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी को जुर्म करने के बाद नहीं, बल्कि जुर्म करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। सिर्फ शक के आधार पर। हाँ, इसका मकसद देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर को बचाना होता है। लेकिन सिर्फ शक की बिना पर किसी को हिरासत में लेना, ये तो बहुत खतरनाक अधिकार लगता है। इसका गलत इस्तेमाल तो बहुत आसानी से हो सकता है। संविधान में इसे लेकर इतनी चिंता क्यों नहीं दिखाई गई? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और संविधान बनाने वालों को भी ये चिंता थी। इसीलिए उन्होंने इस ताकत के साथ कुछ कड़े सुरक्षा उपाय भी जोड़े हैं। पहले दंडात्मक हिरासत की बात करते हैं, जो ज्यादातर मामलों में होती है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार मिलते हैं। पहला, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। ठीक है। दूसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से बात करने और अपना बचाव करवाने का हक है। और तीसरा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता है ना? हाँ, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। और निवारक हिरासत के बारे में क्या सुरक्षा उपाय हैं? क्योंकि वो तो बिना किसी मुकदमे के हैं। क्योंकि ये एक असाधारण शक्ति है, इसलिए इसके सुरक्षा उपाय भी कड़े हैं। पहला, किसी व्यक्ति को सामान्य तौर पर 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर समय बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी चाहिए, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। अच्छा। दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बताया जाएगा कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। हाँ, अगर जानकारी देना देश हित में नहीं है तो उसे छिपाया जा सकता है। और तीसरा, उसे हिरासत के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, ये जो सारे अधिकार हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्या ये भारत में मौजूद हर इंसान को मिलते हैं या सिर्फ भारतीय नागरिकों को? यहाँ एक साफ लाइन खींची हुई है। अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, बोलना, घूमना, संघ बनाना वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। कोई विदेशी आकर भारत में घूमने का मौलिक अधिकार नहीं जता सकता। अच्छा। लेकिन अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि से सुरक्षा है, 21 जीवन का अधिकार, 21A शिक्षा का अधिकार और 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा, ये इंसान के बुनियादी वजूद से जुड़े हैं। इसलिए ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। तो ये सबको मिलते हैं? बस इसमें एक छोटा सा अपवाद है, शत्रु देश के नागरिक। यानी जिस देश से भारत का युद्ध चल रहा हो, उसके नागरिकों को अनुच्छेद 22 की सुरक्षा नहीं मिलती। तो आज हमने स्वतंत्रता के अधिकारों के इस पूरे गुच्छे को समझा। अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं से लेकर जो एक नागरिक की पूरी जिंदगी का खाका खींचती हैं, अनुच्छेद 21 के विशाल दायरे तक, जिसमें गरिमा, निजता और शिक्षा सब शामिल हैं, और साथ ही अनुच्छेद 20 और 22 जो राज्य की भारी ताकत के सामने एक आम इंसान के लिए ढाल का काम करते हैं। बिल्कुल। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये सारे अनुच्छेद एक ही कोशिश कर रहे हैं, एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाने की। संविधान ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया है, लेकिन ये संतुलन बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो हर लोकतंत्र में हमेशा चलती रहती है। अधिकार और उनकी सीमाएं दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल। हमने देखा कि निजता का अधिकार अब अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो एक व्यक्ति के निजी फैसलों की रक्षा करता है। आपको क्या लगता है, ये सिद्धांत भविष्य में भारत में व्यक्तिगत या सामाजिक आचरण को कंट्रोल करने वाले कानूनों पर होने वाली बहसों को, जैसे कि खान पान, पहनावा या निजी रिश्तों से जुड़े कानूनों पर कैसे प्रभावित कर सकता है?